अच्छा जी सर, सबसे पहले हम बात करेंगे इन्वेंट्री वैल्यूएशन की, सिंपल आसान जबान के अंदर बात करेंगे। सर हमारे पास ना बुक में दो बातें इसके बारे में हैं लिखी हुई कि आपके पास जो इन्वेंट्री है ना स्टॉक के अंदर, एंड बाय द वे अगेन मैं जब जब आप इन्वेंट्री का वर्ड यूज़ करूंगा मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको इस बात का आइडिया होगा कि हम इन्वेंट्री में हर कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, रॉ मटेरियल की बात कर रहे हैं, डब्ल्यूआईपी की बात कर रहे हैं और ऑब्वियसली फिनिश गुड्स की बात कर रहे हैं। सर कह रहे हैं स्टॉक इन इन्वेंट्री मस्ट बी रिकॉर्डेड एट द लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, जो आइटम जिसका रेट कम होगा उसकी बेस पर हम बात करेंगे। एनआरवी एक वैल्यू है जो आप ड्राइव कर रहे होते हैं किसी भी प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस से। अब आम हालात में तो ऑब्वियस सी बात है, कॉमन सेंस की बात है, अगर एक आइटम मैं 50 रुपए का बना रहा हूं तो यकीन 50 रुपए का तो नहीं बेच रहा हूँ, मेरी नियत होगी कि मैं उसको 80 रुपए का, 100 रुपए का, 200 रुपए का बेचूं। सर लेकिन मसला ये है कि कभी कभार कुछ ऐसे हालात हो जाते हैं जिसमें वो आइटम जितने का हमने बनाया था उतने का सेल भी नहीं हो रहा होता। पेपर में एग्जामिनर ने पास पेपर्स के अंदर 1 से 2 दफ़ा थ्योरी के आइटम में ये बाकायदा रिक्वायरमेंट के तौर पे बच्चों से पूछा है, यार ये बताएं वो कौन सी कंडीशन है जब किसी आइटम की प्राइस उसकी कॉस्ट से भी जो है वो कम हो जाती है। तो ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हो सकते हैं। आपने कोई बाहर से जो है वो एक डिवाइस इंपोर्ट की लोकल मार्केट में सेल करने के लिए, कैमरा बेच रहे हैं, फ़ोन बेच रहे हैं, लेकिन हुआ ये कि जब तक वो आपके पास आई कस्टम ड्यूटी आपने उस पर पे की, सारी कॉस्ट आपने उसके ऊपर पे करी, जब तक वो आपके हाथ में आई तब तक उस प्रोडक्ट की मार्केट प्राइसेस गिर गई बिकॉज ऑफ अ न्यू मॉडल। तो होगा क्या, अब हमारी कंपनी को इस बात का एहसास है कि जो आइटम मैंने 50 रुपए का, 50,000 रुपए का बाहर से इंपोर्ट किया था, मैं अगर लोकल मार्केट में बेचने का जाऊंगा तो मुझे उसके 80,000 क्या उसके 40,000 भी नहीं मिलने। तो ये वो एक रेयर केस मेरे पास बन गया जहां पे मेरी इन्वेंट्री की वैल्यू, मेरी इन्वेंट्री की सेलिंग प्राइस मेरी इन्वेंट्री की अपनी कॉस्ट से कम हो जाएगी। तो नॉर्मली हमारे पास एक प्रिंसिपल ये होता है कि जनाब आपकी इन्वेंट्री की जो लोअर वैल्यू होगी आप उसको रिकॉर्ड करें ताकि आप फौरन से अपनी स्टेटमेंट्स के अंदर, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर इस बात को रिफ्लेक्ट कर लें कि आपने अपनी इन्वेंट्री के ऊपर लॉस खा लिया है। 4 केसेस इसने बताए ऐसा कब कब हो सकता है। सर एक तो बड़ा ऑब्वियस सा केस है, आप सब लोगों ने जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग के अंदर देखा भी होगा, इंटरेस्ट भी पास किए होंगे, इनफैक्ट अभी आने वाली वीडियो के अंदर मैं इस पर दोबारा बात करने वाला हूं। सर एक सिचुएशन आपके सामने ये हो सकती है कि आपकी इन्वेंट्री जो है वो डैमेज हो गई है। सर एक केस आपके पास ये हो सकता है कि जो इन्वेंट्री आपके पास थी रखी हुई वो ऑब्सोलीट हो गई है, अब वो किसी काम के अंदर जो है वो नहीं आ रही। और एक कॉमन सेंस की उसने बात की है कि प्राइसेस हैव डिक्लाइंड इन द मार्केट। अच्छा ये एक छोटी सी चीज़ है, चौथा वाला इसका रीज़न, ये बड़ा मज़ेदार है। आप अभी प्रोडक्ट बना रहे, आपने मकान का जो है वो कॉन्ट्रैक्ट लिया और आपका अंदाज़ा था कि जनाब ये मकान बनने में ना आपके 50 लाख रुपए खर्च होंगे, ठीक है ना। और आपने जिस बंदे के लिए मकान बना रहे हैं, जो आपका कस्टमर है जिसके लिए आपने कॉन्ट्रैक्ट बिड किया था, उसको आपने बोला कि यार मैं आपको ना 80 लाख रुपए का ये आइटम बेच दूंगा। तो आपके दिमाग में था यार 50 लाख का बनेगा, 80 का बेचूंगा, 30 लाख मेरी जेब में आ जाएंगे। अब आपने मकान बनाना स्टार्ट किया, आपने आधा मकान बना दिया, 50 लाख में से 25 लाख रुपए आपके खर्च हो गए। लेकिन हुआ ये कि इस पूरे प्रोसेस में ना थोड़ी कंस्ट्रक्शन स्लो हो गई, बारिशें वगैरह हो गई। इस प्रोसेस के बीच में पाकिस्तान में, हमारे मुल्क में, जहां पर भी आप काम कर रहे हैं, नया बजट आ गया और उस नए बजट के आने के बाद सरिया, सीमेंट, बजरी सब महंगा हो गया। और जब सब महंगा हुआ तो आपने हिसाब लगाया कि भाई 50 लाख का जो मकान मैंने बनाया, 50% इस पर मैंने 25 लाख रुपए खर्च किए हैं। अब वो जो रिमेनिंग 25 लाख मैंने खर्च करने थे, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि वो कॉस्ट, वो जो 25 लाख रिमेनिंग मैंने खर्च करने थे वो डबल हो गई है और अब मुझे 50 लाख रुपए जो है वो खर्च करने पड़ेंगे। तो अब आपको पता चल रहा है जनाब कि ये मकान अपने रेट से ज़्यादा में मुकम्मल हो रहा होगा। तो उस केस में इसने आपको बोला था कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन हैज़ इंक्रीज्ड, मतलब अभी जो आपने काम को मुकम्मल करना है, अभी जो WIP आपके पास चल रहा है, आपने इसको मुकम्मल करना है, लेकिन इसकी प्रोसेसिंग कॉस्ट, इसकी जो कन्वर्जन कॉस्ट है वो इन्फ्लेशन की वजह से इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि ये आइटम इतने का आपको पड़ नहीं रहा था जितने के आपको जो है वो अब सेल हो रहा है। तो आपने इसको लोअर ऑफ अमाउंट के ऊपर रिकॉर्ड करना है। सर आए इसी केस के अंदर एक छोटा सा सवाल जो है वो चेक करते हैं। एक बेसिक सा सवाल मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है, आपको उससे कहानी समझ में आ जाएगी। दिस इज एग्जांपल नंबर 1। सर 3 आइटम हमारे पास इन्वेंट्री के अंदर हैं रखे हुए। अच्छा मैंने ये पहला सवाल है सिंपल रखा हुआ है, मैंने सवाल में अमाउंट जो है ना वो टोटल के अंदर बात की है, क्वांटिटीज के अंदर बात नहीं की हुई, नंबर ऑफ यूनिट्स के अंदर बात नहीं की। जाहिर सी बात है, जैसा कि मैंने लेक्चर के शुरू में बोला, आसान एरिया है, एग्जामिनर के पास खेलने के लिए गुंजाइश कम है, तो जाहिर सी बात है वो अगर आपके लिए सवाल मुश्किल बनाएगा तो कैलकुलेशन के अंदर ही जो है वो आपको फंसा सकता है। तो ये मैंने छोटी छोटी बेस एग्जाम्पल्स बनाई हैं, अभी 3 4 5 एग्जाम्पल जो है वो हम चेक करेंगे। इससे आपकी एक कैपेसिटी बिल्डिंग हो जाएगी फॉर अ पास पेपर एग्जाम, और उसका जो सवाल है जब हम आपके सामने सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। सर 3 आइटम मेरे पास इन्वेंट्री के अंदर हैं, एंड अगेन मैं जब जब इन्वेंट्री का वर्ड यूज करूंगा मैं बात कर रहा हूं फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल, WIP।
इस केस में आपके पास रॉ मटेरियल नहीं है, दो फिनिश गुड्स आपके पास है इन्वेंट्री में, ए बी, और एक आपके पास WIP है, एक माल ऐसा है जो अभी प्रोसेस के अंदर काम कर रहा है। सर तीनों की उसने आपको कॉस्ट बता दी है, तीनों की सेलिंग प्राइस आपके पास आ गई है और तीनों की सेलिंग कॉस्ट आपके पास आ गई है। आपको याद होगा ज्वाइंट बाय प्रोडक्ट में आपने ये काम किया था, प्रोडक्ट को बेचने के लिए जो कॉस्ट आप इनकर कर रहे होते हैं उसको आप सेलिंग कॉस्ट बोल रहे होते हैं, जो कि NRV निकालने के लिए बहुत काम आती है। अच्छा सर, अगर आप गौर करें तो इसमें एक आइटम और भी दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन में अगर आप गौर करें तो फिनिश गुड्स ए और बी के अंदर कोई अमाउंट नहीं मेंशन। ऑब्वियसली क्यों मेंशन होगी भैया, वो फिनिश गुड्स मुकम्मल तौर पे बन चुके हुए हैं, और ना सिर्फ मुकम्मल तौर पे बन चुके हुए हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड गुड यूनिट्स। गुड यूनिट इन अ सेंस इसको आप रेडी टू सेल है, आप मार्केट में जाके इसको बेच सकते हैं। कभी रेयर केस ये भी हो जाता है कि कोई फिनिश गुड्स आपके पास ऐसा है, आपको वो सारी एंट्रीज याद आ रही होंगी और याद आनी चाहिए। अगर आप ये लेक्चर सुन रहे हैं तो ये रिकॉर्डिंग जब एंड हो जाए उसके बाद आपने अपना रजिस्टर खोल के वो सारी एंट्रीज चेक करनी है। सर आपको याद होगा हमने केस किया था डिस्कस, जहाँ पे हमारे पास फिनिश गुड्स तो था लेकिन वो गुड यूनिट्स नहीं था, वो बैड यूनिट्स था, डैमेज यूनिट्स थे। हम जब अपने फिनिश गुड्स के अंदर इन्वेंट्री को मूव कर रहे थे तो मूव करते करते हमारे मजदूर के हाथ कांप गए, वो आइटम गिर गया और अब आप फिनिश गुड को उस कंडीशन के अंदर नहीं रहा जिस कंडीशन में आपको बेचना था। उस केस में हम फिनिश गुड को उसकी लोअर NRV के ऊपर रिकॉर्ड किया करते थे। लेकिन ये जो फिनिश गुड आपके पास डैमेज कंडीशन के अंदर है, इस पर आप मजीद पैसे खर्च करके इसको रेडी टू सेल कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल इस केस में ये दोनों फिनिश गुड आपके पास गुड यूनिट्स हैं, कंप्लीशन की मजीद कॉस्ट खर्च नहीं होनी क्योंकि वो कंप्लीट हो चुके हैं, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग देम फिनिश गुड्स। सर लेकिन WIP अभी ये प्रोसेस हो रहा है, अभी इसमें काम होना है और अभी इसको मुकम्मल करने के लिए मुझे मजीद 1500 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। अब आपके साथ सामने एक छोटी सी रिक्वायरमेंट है भैया, रिक्वायरमेंट ये है कि इन तीनों आइटम्स का आपने बारी बारी ये बताना है कि इसको किस इन्वेंट्री अमाउंट के ऊपर रिकॉर्ड करेंगे। तो आए जरा इसको छोटा सा सॉल्व करें जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि सवाल को पेपर में हमने किस अंदाज से देखना है। अच्छा जी सर, मेरे पास 3 आइटम है, बारी बारी बात करूंगा। सबसे पहले मैं मेरे बच्चे बात कर लेता हूं फिनिश गुड्स ए की, और फिनिश गुड्स ए में मुझे सबसे पहले ये चेक करना है जनाब इस आइटम की कॉस्ट क्या है। तो सर इस आइटम की जो कॉस्ट है वो मेरे पास मेरे भाई आ रही है 8000 रुपये। अब नॉर्मली तो मैं इसको 8000 रुपये के ऊपर रिकॉर्ड करूंगा, लेकिन मेरे मैनेजर ने कहा यार मार्केट में थोड़े से हालात चेंज हो गए हैं, ज़रा आप जाके चेक करें कि ये आइटम जो है अब मार्केट में कितने का सेल हो रहा होगा। तो मैंने अपने अकाउंटेंट के पास गया और उसको बोला ज़रा मुझे हिसाब लगा के बताओ। तो अकाउंटेंट ने कहा सर मार्केट में ना सेलिंग प्राइस गिर गई है, रेट जो है वो थोड़े से आ गए नीचे, कंपटीशन बहुत है, हमें ये आइटम 7800 रुपये का बेचना पड़ेगा। और सर ना सिर्फ ये 7800 का बिक रहा है, इसको बेचने के लिए सर मुझे 500 रुपये की मजीद कॉस्ट भी खर्च करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये आइटम की NRV मेरे पास अगर मैं इसको मार्केट में बेचने को जाऊं तो मुझे इसके 7300 रुपये मिलेंगे। अब एक छोटा सा सवाल, एक आइटम मैंने बनाया है 8000 का, अगर मैं बेचने को जाऊं तो 7300 रुपये का, मतलब मैं ऑलरेडी लॉस खा चुका हूं। तो हमारे पास प्रिंसिपल क्या बोलता है सर, प्रिंसिपल ये बोलता है कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन में कॉस्ट और NRV में जो आइटम कम हो हम उसके ऊपर रिकॉर्ड करेंगे। तो इस केस के अंदर मैं इसको रिकॉर्ड करूंगा 7300 रुपये के ऊपर। सर सिमिलरली मैं फिनिश गुड्स बी की बात कर लेता हूं। फिनिश गुड्स बी जो मेरे पास हैं मेरे भाई, इनकी कॉस्ट मेरे पास आ रही है 14000 रुपये, लेकिन मेरे सेल्स वाले ने मुझे बोला कि सर ये आइटम हम मार्केट में ना 14 छोड़ें, आप कॉस्ट भी रिकवर नहीं कर पाएंगे, आप 12000 का बेचेंगे और इसको बेचने के लिए 200 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। इसका मतलब आपकी जेब में नेट आएगा 11800। तो मैं दोबारा करूंगा अपने पास जाकर इसको कंपेयर, कॉस्ट 14 आ रही है, NRV 11800 आ रही है। सिंपल प्रिंसिपल सर हमने बात करनी है 11800 रुपये के ऊपर इसको हम रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा सर तीसरा जो इन्वेंट्री हमारे पास है, ये इन्वेंट्री की वो टाइप है जो WIP के अंदर हम बात कर रहे होते थे। हमारे पास एक वर्क इन प्रोग्रेस है जिसके अंदर काम चल रहा है। अभी जब हमने इस मशीन को खोला और इसमें सारे खाते रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया तो हमें पता चला कि अभी तक इस मशीन में 16000 रुपये की कॉस्ट खर्च हो चुकी है, लेकिन ये WIP है, ये पूरा नहीं हुआ, इसको पूरा होने में थोड़ा टाइम खर्च होगा। तो हमें हमारे मैनेजर ने ये बताया कि सर ये आइटम आप 14000 रुपये का बेचने को जाएंगे, मार्केट में इसकी प्राइस गिर चुकी है। एक मसला तो ये, इसको बेचने के लिए 200 रुपये आपको खर्च करने पड़ेंगे, और सर ये जिस कंडीशन में है इस कंडीशन में तो सेल नहीं होगा। WIP की फॉर्म में हम इसको हाफ कुक्ड हाफ प्रोसेस फॉर्म में तो सेल नहीं कर सकते, सर इसको बेचने के लिए मुकम्मल भी करना पड़ेगा। हमने कहा अच्छा, तो सर मुकम्मल करने के लिए इसमें 1500 रुपये की एक कॉस्ट और खर्च होगी। तो हमने जब हिसाब लगाया तो हमें पता चला जनाब हमारे पास
इसको फिनिश गुड बनाने के बाद जब हम बेचेंगे तो हमारे पास जेब में आएंगे तकरीबन 12,300 रुपये। तो अगेन इस केस में लोअर ऑफ कॉस्ट और लोअर ऑफ एनआरवी में एनआरवी हमारे पास लोअर है। सर ये तीनों इन्वेंट्री को हम इस वैल्यू के ऊपर रिकॉर्ड करेंगे जो मैंने स्क्रीन के ऊपर हाईलाइट की है। अब पेपर में सवाल किस तरह से आ सकता है, सिंपल एज दैट, 3-4 आइटम आपके सामने होंगे, उनके इन्वेंट्री यूनिट्स आपके सामने होंगे, किसी आइटम की कॉस्ट कम है, किसी आइटम के अंदर एनआरवी आपकी कम आ रही है, सेलिंग कॉस्ट आ जाएगी, कुछ कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन आपके पास आ जाएगी। तो आपने एक छोटी सी चीज ये देख ली कि सर एनआरवी का फंक्शन हमारे इस केस के अंदर, एनआरवी का फंक्शन, ये मैं एहतियातन यहां पर मेंशन भी जो है वो कर देता हूं। सर एनआरवी का फंक्शन हमारे पास क्या आ रहा है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट टू सेल, जिसको आप सेलिंग कॉस्ट भी बोल रहे होते हैं, एंड माइनस कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। अगर इन्वेंट्री आपके पास फिनिश गुड फॉर्म के अंदर नहीं है तो उसको बेचने के लिए जो आपने कॉस्ट खर्च की है वो भी आपकी एनआरवी की वैल्यू के अंदर से माइनस हो जाएगी।